हेलो स्टूडेंट। सो अपन यहाँ पे एनओएसटी के जो लेवल 2 है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिएगा, मैं एकदम कंप्लीट आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्पून फीडिंग टाइप नहीं करेंगे अपन। आपको हिंट दूंगा, ऐसे ऐसे तरीके से ऐसे चलना, इसमें ये बात अच्छी पूछी गई है, ये बात बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। और जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम इज। तो अपने पास हीलियम पॉजिटिव दिया है। हीलियम पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। उसके अंदर अपने को पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। अपने को सिंपल सी बात पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। के क्यू वन क्यू टू बाई आर, राइट। ओके, सो के क्यू वन क्या होगा अपना? यहाँ पे हीलियम, तो जेड कितना? हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2, तो 2e डिवाइडेड बाई आर कर दो, ठीक है। के का वैल्यू पुट कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन आयन हैज आयनाइज्ड आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं? 13.6 जेड स्क्वायर, राइट। ओके, और उसने इसका वैल्यू कितना दे दिया? 217.6, इक्वेट कर दो, ठीक है। तो अब करना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? यहाँ से जेड का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हो, देखो ये लगभग 14 करके है, तो 217 है अपने पास, राइट। तो नियर अबाउट कितना जाएगा ये? जेड का वैल्यू आई थिंक ये 16 दिख रहा है, मतलब 14 16 के आसपास आएगा, तो लगभग 16 आएगा, तो जेड का वैल्यू अप्रोक्स 4 आ जाएगा, ठीक है। और फोर्स आपको पता है, 4 किसका होता है? बेरिलियम का, ठीक है। तो इससे आगे मैं नहीं बता रहा, अब आपको पता है बेरिलियम के लिए कितना होता है, एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर पता होता है, वहां से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। इजी है, ठीक है। तो आप कर लेंगे कैलकुलेट, जो भी आंसर आएगा आप मैच करा लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग नहीं बात कर रहे हैं इसके बारे में, इजी क्वेश्चन है, हिंट दे दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है अपने पास कि फॉर ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइपोथेटिकल केस दिया अपने को भाई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई, पोटेंशियल एनर्जी को उसने नए तरीके से डिफाइन किया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया उसने डेफिनेशन तो दे दिया, हमें मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। अब देखो करना क्या है, एक ही लाइन में और मतलब बहुत मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये अपने को दे दिया डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इफ बोहर मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अप्लीकेबल। ऐसा इसका मतलब क्या है कि एम वी आर इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा? एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये वैलिड है, मतलब एक इक्वेशन तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं बढ़िया सा हिंट देके छोड़ूंगा आपको, इस क्वेश्चन में सोल्व आपको ही करना है। दूसरा आपको क्या दे दिया गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, एक इक्वेशन आप ये हमेशा कहीं पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये जो मैंने पहले लिखी है, राइट। ओके, अब दूसरी देखना, दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया गया है। हमें पता है कि फोर्स क्या होता है। आई थिंक ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ये यूज कर लेता हूँ ब्लैक। फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर, पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? फोर्स का वैल्यू निकाल लोगे। 1/r क्यूब आपको पता है क्या होता है? 1/x की पावर n का क्या होता है? एक पावर ऐड हो जाता है ऊपर n+1, ठीक है। तो वो आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे फोर्स आप निकाल लोगे, ये कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसको आप इक्वेट कर दोगे किसके बराबर? यहाँ से जो वैल्यू आएगी फोर्स की, इसको डेरिवेट करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको आप इक्वेट कर दोगे किसके साथ? mv² बाई आर के साथ, इक्वेट कर दिया। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को झड़काते रहना, एकदम पीटते रहना आपस में, इसमें जो वेलोसिटी, रेडियस, फलान ढिकट जो पूछे सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए ट्राई करना है, मेहनत करना है। नहीं आए तो आपको लिख देना है मेरे को, मैं दोबारा सोल्व करके किसी वीडियो में बता दूंगा। बट इजी क्वेश्चन है, बस इतना सा देखना था आपको कि यहाँ से अगर आप फोर्स निकाल, अगर आपने हाइड्रोजन एटम के जो डेरिवेशन होते हैं वो किए हैं, तो आप ये भी कर ले जाओगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल है। तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, एक ये वाली, दोनों को आपको, जैसे हम लोग हाइड्रोजन वहां पे क्या करते हैं, के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर को इक्वेट इक्वेट के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर को इक्वेट कर देते ना mv² बाई आर के। उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेट किसको करना है? इसके डेरिवेटिव को। अब इतना तो यार आता ही होगा ना, इसका डेरिवेटिव तो कर ही सकते हो। इसको इक्वेट करके यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ये है, दोनों को आपस में काट पीट के जो चाहिए सारी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी, रेडियस, फलान टिकट जो भी चाहिए,
वेलोसिटी रेडियस के बाद आपको इसी में टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, कैसे होगा 2 पाई r/v। तो अगर आप रेडियस और वेलोसिटी निकाल लिए तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। उसके बाद मान लो आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ लिया, ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई f, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/t। तो टाइम पीरियड आ गया तो 2 पाई/t से ओमेगा आ जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है आपसे, सरकमफेरेंस पूछ सकता है 2 पाई r। ठीक है, तो सब कुछ बता सकते हो जो आपका मर्जी करे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी सिस्टम की, एक स्मॉल पार्टिकल है जो m मास का मूव इन सच ए वे दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m के माइनस का हाफ, ये अपने को गिवन है। ठीक है जी, okay, where k is a constant, okay, r is the radius, r is the distance of the particle from origin से distance है, assuming Bohr model of quantization of angular momentum and circular orbit, मतलब circular orbit में वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये देखो दोनों चीज पकड़ना, देखना। बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम वो भी एप्लीकेबल है और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो भी एप्लीकेबल है। तो बोल रहा है कि आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखो, अगर सब कुछ हाइड्रोजन एटम का एप्लीकेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी, देखना एक छोटा सा यहाँ पे हिंट पकड़ा रहा हूँ आपको, कि पोटेंशियल एनर्जी याद करो, हमने हाइड्रोजन एटम में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाला था। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की दो की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि देखो उसने पूछा क्या लास्ट में, आर पूछा है। ठीक है, आर पूछा है और एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज वाला लग रहा है, मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब एक चीज देखना, मैं कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ रहा हूँ उसको थोड़ा सा मेरा पॉइंट समझना। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी और रेडियस दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, राइट? वेलोसिटी और रेडियस दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है जी, ओके। अब वेलोसिटी कौन से एक्सप्रेशन में आता है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में आता है। ठीक है जी, रेडियस वाला पार्ट कहाँ पे आता है, के Q1 Q2/r, जहाँ मतलब नॉर्मल जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे आर स्क्वायर की टर्म में दे रखा है, तो ये हाइपोथेटिकल केस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देख रहे हो दैट मीन्स मेरे को टोटल एनर्जी का यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं। याद करो हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी, देखो याद करो, -k Q1 Q2 बाई, मतलब k Z d² बाई r होता है, -k Z d² बाई r होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ k Z d² बाई r होता है, राइट? यही तो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग क्या, मतलब माइनस हाफ करके आता है। तो कहने का मतलब है एक दूसरे के दोनों प्रोपोर्शनल हो गई ना। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल वे में लिखूं, देखना इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, वो चीज सीखना आप, कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्रोपोर्शनलिटी बतानी है कि रेडियस कैसा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखना पोटेंशियल एनर्जी में मैं सिर्फ रेडियस पे जाऊंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी, आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मास पे भी डिपेंडेंसी नहीं बतानी ना। ओके, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मेरा फोकस सिर्फ वी स्क्वायर पे है, मतलब आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ओके जी, अब देखो क्वांटाइजेशन वैलिड है तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक है जी, अब वी को आप क्या लिख सकते हो, वी को यहाँ पे एन की टर्म में बता दो, तो वी क्या है, एन बाई आर। तो वी को यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर। ओके जी, देखना यहाँ पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास जगह नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इधर इसको हटा देते हैं अभी, ये मैंने बता दिया, इसकी जरूरत नहीं होगी आपको आई थिंक। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पास क्या हो गया, n बाई आर। ठीक है, तो v की जगह मैं यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे n बाई आर का स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब क्या होगा, एन स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, उस आर स्क्वायर को इधर भेज दूं क्या, ये आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो क्या इधर भेज देते हैं इसको, तो आर एस टू पावर कितना बन जाएगा, 4। एकदम इजी, आर एस टू पावर यहाँ पे 4, मतलब आर एस टू पावर जो 4 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपना एन स्क्वायर के। दैट मीन्स आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सीधा सा, बहुत इजी मैथ्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, हमने किया क्या, देखना क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम के आर स्क्वायर दिया, मास से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैंने मान लिया पोटेंशियल की एनर्जी आर स्क्वायर में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का सब कुछ वैलिड है, दैट मींस जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन था ना, तो मैंने हाफ करके आता है, तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी ले लिया, दोनों को प्रोपोर्शनल कर दिया। अगर प्रोपोर्शनल कर दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लगा के हम लोग क्या कर बोल सकते हैं कि एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, मतलब वेलोसिटी इंटू रेडियस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी को एन बाई आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से वेलोसिटी का स्क्वायर है, वहां पे एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, बस आर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर को, आर एस टू पावर 4 आ गया, एन स्क्वायर इधर आया, तो हमारे पास क्या हो गया? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिखेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है a beam of a beam of specific kind of particle of velocity। जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अपने को दे रखी है 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके, इज स्केटर्ड बाई गोल्ड z इक्वल टू एटॉमिक नंबर गोल्ड का अपने को गिवन है 79 न्यूक्लियाई, गोल्ड की न्यूक्लियाई है, उससे वो स्केटर्ड हो रहा है। दैट मीन्स देखना क्या हो रहा है कि एक बीम है स्पेसिफिक पार्टिकल्स की जो स्केटर्ड हो रही है गोल्ड से। तो बोल रहा है फाइंड आउट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये लो, क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस अपने को दे रखी है। देखना इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, देखना थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई है अपने पास जो उसने गोल्ड का दे रखा है, तो z इक्वल टू अपने पास कितना हो गया 79, मतलब इसमें कितना चार्ज है टोटल, अगर इसमें चार्ज बोलूँ तो कितना होगा इसका जो है अपने पास 79 मल्टीप्लाई बाई ई, कितना हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है जी, अब होगा क्या कि यहाँ पे पहले अपने पास जो पार्टिकल का बीम होता है वो इन्फिनिट पे होता है, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ थोड़ा सा आपको, इससे आपको और जितने भी एग्जाम्पल होंगे क्लोजेस्ट अप्रोच के वो आपको सोल्व हो जाएंगे। तो पहले ये इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, फिर पास आता है, फिर पास आता है, आता 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 है, फिर एक पॉइंट पे क्या होता है कि इसमें और इस वाले पार्टिकल में लाइक उससे पास नहीं हो सकता, ठीक है, उससे नज़दीक नहीं आ सकता। तो फिर मतलब यहाँ तक ये वाली जो मान लो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, इसको हम लोग आर से डिनोट कर दिए। तो अब आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाना है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन से क्या मतलब है भाई? तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये मतलब है कि जब ये इन्फिनिट पे थी ये पार्टिकल की बीम, सॉरी बीम ऑफ पार्टिकल, तो हमें पता है कि इन्फिनिट पे होगा ये, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 और इसका मास मान लेते हैं m है, और इस पे चार्ज है मान लीजिए Q2। अभी अपने को गोल्ड गिवन है, इन जनरल बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो इन्फिनिट पे था तो हमें पता सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिट पे टोटल एनर्जी एट इन्फिनिट, मतलब जो पहली वाली इक्वल टू टोटल एनर्जी बाद वाली। अब देखो पहली क्या होगी, टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे तो जीरो। बाद में क्या हो जाएगी के Q1 Q2 बाई आर, राइट, प्लस अब अपने पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो मिनिमम अप्रोच आता है ना, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम अप्रोच पे एक टाइम क्या होता है वो पार्टिकल ऐसा मान लो रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपनी जीरो हो जाएगी। अब एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, सब कुछ आपको गिवन है। ये आर जो है मिनिमम, देखना क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, कैसे कैसे निकालना। देखो क्वेश्चन में पार्टिकल का मास जो अपने को पूछा है, मास और Q1 मतलब Q1 बाई एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आराम से कर सकते हो Q1 बाई एम, ठीक है। अब देखो अपने Q2 गिवन है, K का वैल्यू आपको पता ही है, आर मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन है 1/2 आपको पता है, वेलोसिटी उसने क्वेश्चन में दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी इसको इरेज करके मैं 6 क्वेश्चन पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसी में बता दे रहा हूँ, जगह दिख रही है मेरे को थोड़ी बहुत। तो हम लोग कलर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं, ओके रेड कर लेते हैं, रेड अच्छा रहेगा। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जब भी बोले तो ओमेगा को आप क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई टी। अब टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को क्या लिखोगे 2 पाई आर बाई वी, राइट। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, वी बाई आर का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अच्छे से जानते हो आप, वी का एक्सप्रेशन जानते हो, आर का जानते हो, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, आराम से आंसर आ जाएगा। लिथियम के लिए आपको जेड की, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेड कितना यूज कर लोगे, 3 यूज कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन में थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, आप एक्सप्रेशन कौन से यूज करने हैं आपको। देखो आर का तो आपको याद होगा, आर का क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ऐसे ही आपने वी का भी पढ़ा होगा सेम इसी तरीके से, जब हम लोग दोनों इक्वेशन वो होती है ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और फोर्स बैलेंसिंग वाली,
उन दोनों को आपस में पकड़ के झड़काते हैं ना एक दूसरे में, तब आर का आता है, फिर आर का वैल्यू वी में पुट करते हैं तो वी का आता है, तो उनका दोनों का वो करके आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। और और बोला क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट दिया देखो, और सेकेंड ऑर्बिट का मतलब एन इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो एन इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपका मेन पार्ट था कि ओमेगा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 पाई बाई टी को क्या लिखोगे, 2 पाई आर बाई, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में ना, तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो 2 पाई आर बाई वी पुट कर दिया मैंने, इजी है वेरी। ठीक है, आई होप ये हो जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या, एकदम इजी क्वेश्चन दिया है। द रेशियो ऑफ द रेडियस डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लिथियम एटम। देखो, मैं नहीं सोल्व कराने वाला ये क्वेश्चन, वेरी इजी। रेशियो किसके लिए पूछा है, हाइड्रोजन एटम 4 - 3, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, डिवाइडेड बाई 4 - 3 किसके लिए, लिथियम के लिए। ठीक है, कैसे करोगे, देखो सीधा सा इतना बता देता हूँ कि आर क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, मतलब एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस। और कुछ नहीं करना, 0.529 वगैरह जाए, जब भी रेशियो का सीन आए आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन देखना है, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डालना, एन का वैल्यू 4 डालना, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 डालना, एन का वैल्यू 3 डालना, वो जेड का वैल्यू 1 डालना। ऐसे यहाँ पे लिथियम वाले केस में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के लिए जेड का वैल्यू कितना पुट करोगे, 3, इसके लिए जेड का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ से डाल देना, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखना, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेड स्टेट, अब कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, देखो क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये नहीं गिवन है कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, मतलब एन का वैल्यू हमारे यहाँ पे मिसिंग है, एन का वैल्यू मिसिंग है। ठीक है जी, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, जेड का वैल्यू अपने पास 1 है। ठीक है, ये अपने पास वेलोसिटी गिवन है, तो हमें पता है वेलोसिटी। अच्छा, ये जब मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन है तो हमने जो फॉर्मूला निकाल रखा है सोल्व करके, वो कितना आता है, 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई जेड बाई एन, क्या आता है, मीटर पर सेकंड। इसको इक्वेट कर देंगे, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो 1/n। इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 1.093 इंटू 10⁻6 इक्वेट करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट करेंगे n का वैल्यू, n का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद पूछा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के लिए क्या करोगे, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई आर आराम से निकाल लोगे, कहने का मतलब आपका क्वेश्चन किस पे आ गया, आर निकालना है। आर कैसे निकालोगे, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, एन स्क्वायर, दैट मीन्स कहानी किस पे अटक गई, एन पे। और एन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। यहाँ से एन निकालोगे, वो एन का वैल्यू आर में पुट करोगे, आर निकालोगे, आर निकालते ही क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस भी आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि, हमें क्या बोल रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज, एंगुलर मोमेंटम अपने को गिवन है बोहर ऑर्बिट के अंदर। तो देखो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, एम बी आर की, बोले तो एन एच अपॉन 2 पाई की। ठीक है, इतना पकड़ लिया। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द वेव नंबर। वेव नंबर पूछा है, वेव नंबर क्या होता है यार, 1/λ ही तो होता है, 1/λ पूछा है अपने से, याद करो। 1/λ दिखते ही मुझे तो याद आता है आर एच इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि अपने को हीलियम दिया है तो जेड का वैल्यू तो आप 2 पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैल्यू पता करनी है n1 n2 की। अब देखिए n1 n2 की वैल्यू कैसे पता करोगे, तभी तो वेव नंबर आएगा भैया, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट टर्म में बात करें, स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम दिस लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, मतलब एक एन का तो वैल्यू n1 n2 में से एक का वैल्यू तो अपने को पता चल गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2, मतलब n1 तो अपने को पता चल गया। अब n2 पता करना है। n2 कैसे पता करोगे भैया, यहाँ से एन एच अपॉन 2 पाई है ना, इसका वैल्यू पुट कर दो। कैसे करोगे, एन एच अपॉन 2 पाई को किसके एक बराबर इक्वेट करोगे, ये जो वैल्यू गिवन है ना, कितनी गिवन है, 3.1652 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34।
अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। यहाँ से पुट करेंगे, आप लोग क्या पुट करेंगे, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ पुट करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो एन का वैल्यू आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा N2। ठीक है, N2 आ जाएगा यहाँ से। N1 है पता, N1 N2 पुट करोगे, Z का वैल्यू पुट करोगे, RH का वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये भी आप सोल्व कर सकते हैं, करके देखना, फिर भी ना समझ आए तो बता देना, सोल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कलर अच्छा चूज करता हूँ। एक तो रेड है अपने पास, ये कैसा रहेगा, ये तो सेम ही हो गया। ये वाला लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखना, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, इफ रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होगी यार, सीधी सी बात है, बामर हमें पता है n इक्वल टू 2 में आता है, n इक्वल टू 2 में आता है बामर। सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन 3 से आएगी, सेकंड लाइन कहाँ से आ जाएगी, 4 से आ जाएगी, तो 4 से 2 में आ जाएगी। ठीक है, 4 से 2 में आ जाएगी, ये अपने पास सेकंड लाइन ऑफ बामर हो जाएगी। ठीक है, नॉक डाउन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन, मतलब n इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, n इज इक्वल टू 2। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन है, उसको नॉक आउट कर रही है, बाहर निकाल रही है। तो वो निकालने के बाद बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी बचेगी। तो ऐसे समझो ये क्वेश्चन ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो फोटो इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया उसने। कैसे, देखना कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से, ऐसे समझो हाइड्रोजन की मेटल सरफेस है ये, ठीक है, हाइड्रोजन की मेटल सरफेस है ये, ऐसे जूम कर सकते हैं इसको। और जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 में बैठा है, तो पहले तो उस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो उसका एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये वर्क फंक्शन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना करोगे, 13.6 मल्टीप्लाई बाई कितना, Z² बाई n²। तो Z किसके, हाइड्रोजन है, तो 1 डिवाइडेड बाई n² कितना करोगे, 1/2 का स्क्वायर 4, क्योंकि n इक्वल टू 2 में बैठा है और इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब अपने पास ये वर्क फंक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा वर्क फंक्शन आने के बाद अब क्या करोगे कि हमने क्या पढ़ी है, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, जो एनर्जी फॉल होती है, एनर्जी कितनी फॉल होगी, 4 से 2 में जो एनर्जी आप निकालोगे उतनी। तो अब देखो यार, ये तो कर ही सकते हो, कैसे करोगे, 13.6 Z² बाई n² से आप 4 से 2 के बीच का एनर्जी गैप निकाल लोगे। तो काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा ई माइनस, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव होता है ना, ये डेल्टा ई कौन सी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ की ये जो गैप है वो, क्योंकि वही तो एनर्जी काम आ रही है ना, वो डेल्टा ई माइनस फाइव। ठीक है, फाइव का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दोगे, डेल्टा ई क्या करोगे, पता है ना 13.6, यहाँ से 13.6 Z² हाइड्रोजन हीलियम लिथियम दिया ना, तो 9, थोड़ा सा बता देता हूँ देखो, 13.6 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के लिए 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से कितना आएगा 13.6 और वही 9/4, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी गैप आ जाएगा, वो डेल्टा की यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और उसने पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो पूछी है, तो इजीली निकाल सकते हो ना। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, चलो अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when an electron makes a transition from n+1 state to nth state, n+1 से अपने पास n स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज रिलेटेड टू n, n के n अकॉर्डिंग टू, देखना, और n ये देखो सबसे बड़ा क्लू तो ये है, n का जो वैल्यू है एक से काफी बड़ा है। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लेमडा, कहने का मतलब है 1/λ का वैल्यू आपको निकालना है। और 1/λ के लिए क्या ग्रेडबर्ग फॉर्मूला लगा लो, क्या आर एच इंटू Z², कौन हाइड्रोजन दिया ना, क्या दिया देखो मैंने, इलेक्ट्रॉन एन स्टेट, इलेक्ट्रॉन में के ट्रांजिशन n+1 स्टेट टू nth स्टेट, द फ्रीक्वेंसी, तो Z का वैल्यू Z ही रख लो ना, आर एच इंटू Z², क्योंकि ऑप्शन में भी Z² दे रखा है ना। ओके, 1/n1² माइनस 1/n2² कर सकते हैं, तो वो बोलता है कि n+1 और एक है n। ठीक है, तो एक 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर, राइट। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा, तो आप क्लियरली दिख रहा है एलसीएम आ जाएगा n² मल्टीप्लाई बाई n+1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा, जैसे एलसीएम आएगा तो देखो क्या बनेगा, देखना,
क्या बनेगा, हम लोग सीधा लिखते हैं यहाँ पे एन स्क्वायर और एन प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको ऊपर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा माइनस एन स्क्वायर बनेगा। अब देखो क्लियरली देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टू एन प्लस वन बचेगा, राइट। तो सीधा लिख रहा हूँ ऊपर टू एन प्लस वन। ओके, ऊपर आ जाएगा टू एन प्लस वन, राइट। टू एन प्लस वन। अब देखो, जब एन एक से बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पे ये देखो एन प्लस वन जो है लगभग लगभग एन ही आएगा, तो एन प्लस वन क्या होगा, एन ही आएगा, तो यहाँ पे एन स्क्वायर रह जाएगा। खत्म करो इसको, ठीक है, एन स्क्वायर रह जाएगा। ओके, चलिए अब ऊपर देखो, ऊपर भी क्या है, टू एन प्लस वन, तो वन से तो बहुत बड़ा है, मतलब टू एन प्लस वन क्या आ जाएगा अपने पास, वन को हटा दो यहाँ पे। आप देखो एक एन हटाओ, क्या बचा, वन बाई लेमडा। यहाँ से वन बाई लेमडा आ जाएगा, सी बाई लेमडा आ जाएगा, वेरी गुड, आ जाएगा ना, ठीक है। तो नीचे एन क्यूब आ रहा है ना, तो एन क्यूब वाला ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है एन क्यूब। ओके, ठीक है, सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। वन बाई लेमडा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे एन क्यूब बन रहा है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास ऑप्शन ए ही बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लगा है मेरे को ये। तो मतलब क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं सेकंड लेवल के, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ये और भी अच्छा है। बोल रहा है कि इन ए कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉनिक जंप फ्रॉम एन इक्वल टू 5 टू ग्राउंड, मतलब एन इक्वल टू 5 टू 1 में जा रहा है। मतलब देखो 5 से 1 में बोल रहा है। तो आप अगर मूर्ख वाला काम करेंगे ना, तो आप सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रेडिएशन वगैरह पूछा है इसमें इमिटिंग, तो आप क्या करेंगे, एन एन माइनस वन बाई टू, मतलब फाइव, फाइव में से गया फोर डिवाइडेड बाई टू, तो आंसर आ जाएगा आपका 10, और आप ये ऑप्शन लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। अब देखो उसने आगे कुछ लिखा भी है, टू ग्राउंड लेवल फाइनली, फिर बोल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी आ सकता है, विदाउट इमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज में कोई भी लाइट इमिट नहीं कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसका सिनेरियो समझाता हूँ आपको, कि एन इक्वल टू फाइव है, फोर है, थ्री है, टू है, वन है, ठीक है जी। फाइव है, फोर है, थ्री है, टू है, वन है। अब एक चीज सोचो, कि अगर वो बामर में आता तो कहाँ कहाँ से आ सकता था, फाइव से टू में आ सकता था, फोर से टू में आ सकता था, थ्री से टू में आ सकता, इतना ही आ सकता था, राइट। तो तीन ऑप्शन अपने पास थे। तो यार एक बात बताओ, जब टोटल 10 है और तीन हमने ब्लॉक कर दिए, तो बचा कितना, 10 - 3। ओके, सॉरी, तीन हुए ना, फाइव से आ सकता है, फोर से आ सकता है, थ्री से आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 10 - 3 दैट इज 7। अब एक चीज यहाँ पे देखो, अगर आप ये भी आंसर लगाओगे ना, समझ रहे हो, देखना, यहाँ पे अगर आप ये भी आंसर लगाओगे तब भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत, इसलिए हो जाएगा क्योंकि टू वाला लेवल तो एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, कि बामर बामर में तो कोई आ रही नहीं है, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि सेकंड लेवल तो एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड से जो टू से जो वन में जाने वाली लाइन है ना, वो भी हट जाएगी, तो एक और हटेगा, तो 10 में से फोर हटेगी, तो आंसर 7 नहीं, आंसर आएगा 6, ठीक है। आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो एक इसका शॉर्टकट वे देखो, कि आपको ये तो आपके पास एन का वैल्यू 5 दिया हुआ था, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे जो मैंने डायग्राम से समझाया। लेकिन यहाँ पे तो एन का वैल्यू छोटा दिया था, दैट इज अपने पास कितना दिया था, 5 दिया था, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसी क्वेश्चन को अगर एन का बड़ा वैल्यू दे तो कैसे कर सकते हैं, देखना। इसको ऐसे कर सकते हैं, एन इक्वल टू 5 है, फोर है, थ्री है, टू है, वन है, ठीक है। जब भी हमें पता है कि एन किसी एन लेवल से वन लेवल में आए, ग्राउंड स्टेट में है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो आती है एन एन माइनस वन बाई टू आती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें यही यूज करना है, बस इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये कर लो, यहाँ पे जो एन का वैल्यू है ना, उसमें जिस लेवल तक बोले ना, सुनना, उसमें जिस लेवल तक बोले, उससे उससे वो जो अपने को जो जो लाइन बोल रहा है कि नहीं आएगी, वो वाली लाइन हटा दो। जैसे यहाँ पे उसने बोला बामर सीरीज नहीं अवेलेबल, बामर सीरीज मतलब एन इक्वल टू टू अवेलेबल नहीं होगा ना, कहने का मतलब है
कि इसमें एक n कम हो गया, ये जो n इक्वल टू 2 है ये अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जो 5 से 1 में आ रही थी ना, उनको लगेगा कि मैं 4 से 1 में आ रही हूँ, क्योंकि एक लेवल बीच में कम हो गया ना। तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला अभी n, यहाँ पे जो n पहले 5 पुट कर रहे थे ना, वो 4 पुट कर दो, तो करो 4, 4 में से एक गया 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। अब मान लो n का आपको बड़ा वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए आपको n का 10 दे दिया, और अब बोल दे आपको बामर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या मानोगे, आप n को 10 नहीं मानोगे, आप क्या करोगे, एक कम कर दोगे, कितना करोगे, 9 कर दोगे। तो n माइनस वन 8 डिवाइडेड बाई 2, 72 बटा 2, आंसर कितना आएगा 36। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इसमें, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो करना क्या है, एक तो मैंने आपको वो बताया, लेकिन बड़ा n का वैल्यू दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जितनी वो बोले कि ये वाली लाइन में नहीं है, उस n को हटा दो, मतलब n इक्वल टू 2 हटा दो। जैसे इसी में भी बोले कि मान लीजिए इसी इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोल देता है कि अपने पास लाइमन सीरीज और नहीं आ रही है, दैट मीन्स n इक्वल टू 1 भी नहीं आ रहा है, तो 1 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, तो दो n कम हो गए ना। तो अब क्या मानोगे आप कि 5 से आ रहा था पहले तो 1 में, अब क्या बोलोगे कि 5 और 4 दो खत्म हो गए, मतलब n का वैल्यू 3 से 1 में आ रहा है, तो अब क्या करोगे, n माइनस वन बाई टू, मतलब 3 वैल्यू है, 3 में से 1 गया 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, मॉडिफिकेशन करके बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इसमें। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। an electron is allowed to move freely in a closed cubic box of length side 10 centimeter. The uncertainty in its velocity, velocity में uncertainty पूछी है। देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा है कि uncertainty डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। क्रिटिकल केस लेके चलते हैं हम लोग, तो इक्वल टू वाला साइन ले लेते हैं, एच अपॉन सॉरी 4 पाई, सॉरी 4 पाई। जब आपको 2 पाई रखना हो ना, तो एच कट बाई 2 लिख सकते हो आप, या फिर एच अपॉन 4 पाई, राइट। ओके, अब देखो क्या दिया है, एक क्यूब दिया है उसने, उसने बोला एक क्यूब है अपने पास, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये अपने पास क्यूब है। ठीक है, ये अपने पास क्यूब है जी। ओके, क्यूब ले लिया साहब। अब क्यूब में उसने क्या बोला है कि अनसर्टेनिटी। अब एक चीज देखना, कभी भी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमें कोई भी लाइक कंटेनर या कोई भी मतलब ऐसा चीज दिया हो जिसके अंदर अनसर्टेनिटी पूछे, तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है, दैट इज मैक्सिमम जो डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है, पाथ हो सकता है उसका, वो वाली लेनी होती है। अब क्या आप अनसर्टेनिटी ए लोगे, क्या मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ए हो सकती है, बिल्कुल नहीं, ए से ज्यादा तो रूट 2 है जो इसका डायगोनल है। अच्छा, अब इसको डायगोनल को देखते ही मेरे को आता है कि इसके डायगोनल से ज्यादा तो ये वाला डायगोनल है जो कि अपने पास बॉडी डायगोनल है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे बॉडी डायगोनल ही होती है, और बॉडी डायगोनल आप अच्छे से जानते हैं, यूरो क्यूब में कितना होता है, रूट 3 है, राइट। तो रूट 3 है, ए का वैल्यू पता है, आप क्यूब का वैल्यू रख सकते हो। तो डेल्टा एक्स आपके पास आ गया, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, क्या आ गया, रूट 3 ए, ये आ गया। अब दूसरा आप वो क्या रख सकते हो, m इंटू डेल्टा वी, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो कैलकुलेशन मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार आप हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए स्पेशली मेरे को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से स्टार मार्क है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब उतना कोई खास नहीं है, बट फिर भी यार मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा दिया गया, देखना कि कैसे इसको लिंक करा गया है। बोल रहा है कि एन एलिमेंट अंडरगो ए रिएक्शन एज शोन बिलो, ऐसे रिएक्शन में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खा के H2 माइनस बना रहा है, तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन, एक तो इसमें यूनिट का थोड़ा सा खेल है, मैं आपको पूरा यूनिट वगैरह नहीं बताऊंगा, आपको खुद से सोल्व करना नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं अलग से फिर सॉल्यूशन करके बता दूंगा आपको। बट अभी के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे डील करना है इस तरीके के क्वेश्चन। If the energy release is used to dissociated 4 ग्राम of H2, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, 4 ग्राम H2 में मोल कितने आएंगे, तो आपको पता है H2 के मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, तो 2 मोल ऑफ H2 आ जाएगा, 2 मोल ऑफ H2 आ जाएगा। फिर उसको बोल रहा है इसको डिसोसिएटेड करने में काम आ रहा है, यूज टू डिसोसिएटेड, तो इसको डिसोसिएट करने से क्या होगा, तो उसने बोला डिसोसिएट करने से क्या बन रहा है, देखना, मोलिक्यूल इक्वलिटी इनटू H प्लस एंड H H स्टार, H प्लस एंड H स्टार, दो चीज में डिसोसिएट कर रहे हैं, H प्लस और H स्टार दो चीजों में गया है। ठीक है, वेयर H स्टार इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, H स्टार क्या है,
एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। वेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन ऑर्बिट हुज सरकमफेरेंस टू 4 टाइम ऑफ इट्स, सॉरी आगे का क्वेश्चन कट गया मेरे पास। आगे का क्वेश्चन मेरे को बुक में से देखना पड़ेगा, गलती से मैंने क्रॉप किया ना। तो क्वेश्चन है 4 टाइम ऑफ इट्स डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे लिखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। और इसके आगे पूछा है उसने, इसके आगे उसने पूछा है कि डिटरमाइन द लीस्ट मोल ऑफ एक्स, कि ये जो अक्स है ना इसके लीस्ट मोल कितने होंगे, ये जो अक्स हमने शुरुआत में लिया है इसके मिनिमम मोल कितने चाहिए होंगे। तो डिटरमाइन लीस्ट मोल ऑफ एक्स, लीस्ट मोल ऑफ एक्स, मोल ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखो मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा कैसे करना है। देखना, H प्लस का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो यहाँ पे क्या, देखो ये सीधी सी बात है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, ये एनर्जी जो रिलीज होगी 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये पर एटम में दिया गया तो आपको पर मोल में चेंज करना है इसको। कैसे करोगे वो आपको सोचना है, मैं नहीं बता रहा अभी। तो पहला काम तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको मोल में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे मोल चाहिए आपको, तो वो आप काम करोगे। फिर इसको आपको इक्वेट करना है किसके बराबर, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को H2 को तोड़ने में, ठीक है। तो इसको इक्वेट करना आपको कि 2 मोल H2 को तोड़ने में लग गई, ठीक है। और H2 को तोड़ने के लिए उसने एनर्जी दे रखी है 4.526, H2 की जो डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है क्वेश्चन में 4.526, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ H2 और एक के लिए कितने लगती है 4.526। अब एक चीज देखना, वो भी क्वेश्चन में दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोलिक्यूल, ये दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोलिक्यूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट पर मोलिक्यूल को आपको, पर मोलिक्यूल को आपको मोलिक्यूल को आपको मोल में बदलना है। एक तो इसमें काम आएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे H प्लस हुआ ना, H प्लस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। H प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर, एक ये लगेगा यहाँ पे बाई एन स्क्वायर, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा। अब वो भी एटम मॉलिक्यूल की है तो 2Na, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया 2Na से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि दो दो मोल होंगे ना यहाँ से। देखो इससे 2 मोल ही तो ये बनेगा, ये भी 2 मोल ही बनेगा ना, एक रिएक्शन से सोचो, तो ये भी 2 मोल ही बनेगा। चलो हिंट दे ही दिया मैंने, अभी पूरा बता ही दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2Na से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी 2Na से। अच्छा तीसरा और किस में यूज हो रहा है, इसका एक्साइटेशन में, ठीक है, एक्साइटेशन में। तो वो आपको देखना एक्साइटेशन वाला कैसे लगाओगे, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n2²। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन तीन चीज में, मतलब जो एनर्जी है अपनी, पहले तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में बदलो, ठीक है। उसको तीन काम में ले रहे हैं हम लोग। एक तो 2 मोल हाइड्रोजन H2 को तोड़ने में, दूसरा H प्लस, H प्लस मतलब हाइड्रोजन से H प्लस बनाने में, तो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो गया। और एक थर्ड जो है वो H स्टार, H स्टार का मतलब क्या, उसको एक्साइटेशन करवाने में, ठीक है, एक्साइटेशन करवाने में अपने को यूज कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने का ट्राई करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एक छोटी सी बात और बतानी थी मेरे को। उसने देखो क्या दे रखा है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ से देखो एक चीज समझ में आएगी, यहाँ से जो आप N1 N2 से 1/λ है ना, वो कैसे निकालोगे वो समझा रहा हूँ मैं आपको, कैसे निकालोगे। कि अपने पास देखो उसने बोला है कि जो सरकमफेरेंस है, हमें पता सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, और उसने दे रखा है वो 4 टाइम्स लेमडा के है, 4 टाइम्स डी ब्रोगली के है, ठीक है। तो 2πr इक्वल टू एन लेमडा होता है ना, हमने पढ़ा ना वो जो डेरिवेशन वगैरह। तो यहाँ से कहने का मतलब है एन का वैल्यू आपके पास आ गया 4, एन का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू आ गया 4। तो यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया है, फोर्थ में गया है, तो यार भेज दो ना अब तो। N1 N2 पता है ना, अब तो कर लोगे 1/λ से निकाल के। तो तीन चीजों में, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल को तोड़ने में, और H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में 13.6 इंटू 2Na क्यों करा, 2 मोल है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात जो है अपने पास हाइड्रोजन को एक्साइटेशन कराने में, ठीक है। एक्साइटेशन कौन से लेवल में कर रहा है, फोर्थ से, पता कर लोगे ना N1 N2, ठीक है। तीनों चीजों में करके इक्वेट कर देना, आपको मिल जाएंगे तीनों, जितनी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से कितने मोल चाहिए उसके निकल जाएंगे ना, टोटल एनर्जी इनटू, मान लेते हैं इसकी एक इतना दे रहा ना, तो इससे मल्टीप्लाई क्या करोगे,
इंटू यहाँ पे इसके एक्स मोल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि ए कितना वैल्यू दे रहा है तो अपने को टोटल बताना है कितना करना है। इसको सोल्व हो जाएगा, इजी है, मैं बस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जो जो बताया वो ट्राई करना, हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, ओके। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज माइनस, इज आई थिंक इज ई दिया हुआ है या माइनस ई दिया हुआ है, देख लेंगे। ग्राउंड स्टेट में माइनस ई मतलब जो 13 -13.6 करके देते हैं उसको ई बोल रहा है ये, ठीक है, वो ई दे रखा है आपने को। द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन ए फोटोन हैविंग एनर्जी ईपी, फोटोन की एनर्जी अपने को ईपी दे रखी है, ठीक है। स्ट्राइक ऑन ए स्टेशनरी लिथियम +2 इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ई दे रखी है, हमें पता है होती कितनी है, 13.6 होती है, मतलब 13.6 की वैल्यू को ई दे रहा है तो 13.6 को वो ई बोल रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन ए फोटोन हैविंग एनर्जी ईपी, ठीक है। स्ट्राइक ऑन ए लिथियम, अच्छा अब देखना, उसने बोल रहा है, देखो फोटो ये जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो दिया था ना, उसके बेसिस पे मान लो ये लिथियम की सरफेस है, लिथियम मेटल ही होता है ना एक, ठीक है। तो ये लिथियम की सरफेस है, इस पे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन अपने पास आ रहा है, फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, सॉरी, फोटोन आ रहे हैं, और फोटोन की एनर्जी दी है उसने ईपी। हमने क्या पढ़ा है, उसकी फोटोन से की एनर्जी से कुछ वर्क फंक्शन में काम में लेता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक? यही पढ़ा है। तो फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी है ईपी। तो काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी है ना, वेलोसिटी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जो एनर्जी आती है दैट इज फोटोन की एनर्जी, हम लोग उसको एच में से लिखते हैं, यहाँ पे ईपी दे रखा है -5। अब वर्क फंक्शन क्या होगा लिथियम के लिए, जो उसकी एनर्जी होगी ना उसको इन्फिनिटी तक ले जाने को, तो वो क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर, लिथियम के लिए जेड का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 9 हो गया, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर 1 से लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जो 13.6 है उसको वो ई लिखवाना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ से दे रखा ना, तो इसको 13.6 को आप ई लिख दो तो 9 ई लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को क्या पुट करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, अब तो दिक्कत नहीं है ना यार, वी स्क्वायर चाहिए तो 2m को इधर मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना, ठीक है। आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा, इजी कर लोगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ चलते हैं। एट विच टेम्परेचर विल द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू द दैट फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट लाइन लाइमन ट्रांजिशन, ओके। बोल रहा है कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक, अच्छा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है इन जनरल हम लोग 3/2 के टी से देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे देते हैं ना, इसको आप 1 मॉलिक्यूल के लिए आपको चेक करना है कैसे दिखते हैं, 1 मोल के लिए आपको चेक करना है कैसे लिखते हैं, ठीक है। और लाइक एन ए मॉलिक्यूल के लिए चेक करना है, वो तो एन ए मतलब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपको काम दे रहा हूँ ज्यादा। एन ए मॉलिक्यूल और 1 मोल के लिए तो एक ही बात होगी ना, तो ये आप तीनों चीज चेक करना कि जब मोल के लिए बोले देखो याद ध्यान रखना, जब भी मोल के लिए बोले तो 3/2 आर टी आ जाता है, ठीक है। कभी डिफरेंट, कभी बात कर लेंगे इस पे, बट अभी के लिए याद रख लो, जब मोल के लिए बोले 3/2 आर टी आ जाता है, और ऐसे मोलिक्यूल के करके आता है तो आई थिंक 3/2 के टी आता है। तो उसने बोला है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हाँ एटम या मॉलिक्यूल के 3/2 के टी आ जाता है, हाइड्रोजन एटम के दिए दे रखा है, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल के लिए के टी आ जाता है 3/2 के टी। और फर्स्ट लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन कौन से आएगा, n इक्वल टू 2 7 में आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला एनर्जी गैप इक्वेट कर देना 3/2 के टी के, और के का वैल्यू आपको बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू पता है क्या होता है, आर अपॉन एन ए, ठीक है। आर का वैल्यू पता है आपको, सॉरी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एन ए का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। और टेम्परेचर आपको निकालना है, ये एनर्जी गैप इक्वेट कर दोगे ना, ये डेल्टा ई किसके इक्वेट कर दोगे, इसके 3/2 के टी के, राइट, आंसर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से दे रखा है आप लोग, साई दे रखा है,
और उसने बोल रहा है मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड, नोड की डिस्टेंस क्या होगी। देखो नोड पे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जीरो होती है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, तो साई स्क्वायर जीरो होगा। तो अगर साई स्क्वायर जीरो होगा तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि साइज अब जीरो होगा, वो भी बात बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ साई स्क्वायर जीरो होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली साइज जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा एनालाइज करना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, कभी जीरो हो नहीं सकती, तो इसको जीरो में भेज देंगे। इसके बाद में ई की पावर में आप कुछ भी रखो, इन्फिनिटी आप रख नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो, और इन्फिनिटी देखना, इन्फिनिटी और एक तो इन्फिनिटी और एक जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन को हम लोग नोड में काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो इसको भी हटा दो, ये भी जीरो कभी हो नहीं सकता। तो पार्ट तो सिर्फ इतना ही बचा ना, पार्ट तो सिर्फ इतना ही बचा ना, कौन सा देखना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सिर्फ ये पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, जो कभी जीरो हो सकता है, राइट। इसको जीरो कर दो यार, क्या दिक्कत है इसमें, कर दो इसको जीरो। ठीक है, जब ये जीरो होगा तो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिक्स सिग्मा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं करना आपको, माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके आप लोग वो लगा सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यार ये तो पता ही होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तो एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में पूरे के टू ए। ठीक है, ए बी सी तो कंपेयर कर लोगे ना यार, इतने तो पागल नहीं हो। चलो ये करने के बाद क्या करोगे, आपने को सिग्मा का वैल्यू चाहिए, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसने बोला मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस में ये प्लस वाला साइन ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। माइनस वाला इग्नोर कर देना, माइनस वाला नहीं लेना है, यहाँ पे प्लस वाला साइन ले लेना है, ठीक है, कर लोगे। ओके, सिग्मा का वैल्यू आएगा, उसको सिग्मा का वैल्यू इसके बराबर इक्वेट कर देना, आर का वैल्यू चाहिए अपने को, निकाल लोगे, ठीक है। ओके, चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 18 पे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इमिट सब्सि, मतलब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर हायर स्टेट में जा रहा है, फिर बोल रहा है सब्सिक्वेंटली रेडिएशन ऑफ सिक्स डिफरेंट लाइन। देखो हायर से जब सिक्स डिफरेंट लाइन वेवलेंथ अपने को दिखा रहा है, सिक्स डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन अपने पास छह है, तो छह कब दिखाएगा, फॉर्मूला को इक्वेट कर दो, एन एन माइनस वन बाई टू को बराबर कर दो किसके, सिक्स के। ठीक है, ये कब होगा, क्लियरली दिख रहा है, एन का वैल्यू कितना होगा, फोर होगा। अभी तो फोर में से एक थ्री डिवाइड बाई टू, ट्वेल्व डिवाइड बाई टू सिक्स आएगा, एन का वैल्यू फोर आएगा। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इंसिडेंट रेडिएशन की अपने को वेवलेंथ चाहिए, ठीक है जी। सीधी सी बात है यार, अगर वन से फोर में गया है या फोर से वापस वन में आया है, ठीक है, तो एनर्जी इसके बराबर ही तो आएगी। तो बस वेवलेंथ पूछा है, इसके बीच का करना क्या, आपको छोटा सा काम करना है, इसके बीच की एनर्जी निकाल लो, ठीक है। बहुत इजी काम है, हाइड्रोजन एटम है, पता ही है यार, इसकी 13.6 होती है, माइनस टू, ठीक है। इसका 13.6 डिवाइडेड बाई फोर होता है, 13.6 डिवाइडेड बाई फोर लगभग लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है, ठीक है। ये भी पता चल गया आपको, दोनों पता चल गई। अच्छा, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, दोनों को घटा दो, जो डेल्टा ई आएगी, जो डेल्टा ई आए उसको इक्वेट कर देना किसके साथ, या तो एच सी बाई लेमडा, अगर आपको पूरा आपको पावर है कैलकुलेशन करने का, तो आप एच सी बाई लेमडा के साथ कैलकुलेट कर दो, ठीक है। लेकिन चूंकि आंसर नैनोमीटर में पूछा है, तो हम लोग डायरेक्टली 1240 बाई लेमडा के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी है वो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहा हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, तब आंसर यहाँ से कितने किस में आता है, नैनोमीटर में, राइट। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा, 1240 रख सकते हो आप। यहीं पे एंगस्ट्रॉम पूछता तो 12400 रख देते, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ वन टू थ्री एनर्जी लेवल ऑफ ए सर्टेन एटम इज ई फोर ई बाई थ्री एंड टू ई रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अपने पास वन टू थ्री ये स्टेट है, लेवल है अपने पास, तो ई इसकी दे रखी है फोर ई बाई थ्री। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट की दे रखी है टू ई। ओके, ये दे रखा है अपने को, ठीक है जी। फिर बोल रहा है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम थ्री टू वन। अच्छा, जब थ्री टू वन
ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थ्री था। लेकिन बोल रहा है जब 3 to 1 में होता है तो लेमडा अपने पास वेवलेंथ का फोटोन इमिट करता है, लेमडा। लेमडा, ओके। और फिर बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इमिशन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। अब हमसे पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा ये वाला काम होगा, जब यहाँ से यहाँ होगा तब क्या होगा, तब जो होगा उसकी वेवलेंथ बताओ। इसकी वेवलेंथ मान लेते हैं लेमडा डे से, ये क्या होगा। अब देखो एनर्जी गैप से डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि जब थर्ड से फर्स्ट में जा रहा है तो एनर्जी गैप कितना है, 2E - E, मतलब ई एनर्जी गैप है, ठीक है। तो ई किसके बराबर होता है, एच सी बाई लेमडा के, तो पहले वाला एच सी बाई लेमडा हो गया। अब देखो दूसरा क्या होगा, 4E/3, मतलब सेकंड से जब फर्स्ट में जाएगा तो 4E/3 माइनस ई, इसको किसके इक्वेट कर दोगे, एच सी बाई लेमडा डेस, सिंपल सी बात है। तो 4E/3 मतलब कितना आएगा, 4E - 3 डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, E/3, ठीक है। अब यहाँ से ई को देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो ई की वैल्यू है ना, ठीक है, उसको क्या कर दो, एच सी बाई लेमडा पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो ये, बस काम हो गया आपका। तो एच सी बाई लेमडा, और थ्री था यहाँ पे, एच सी बाई लेमडा डेस, एच सी कैंसिल, लेमडा डेस कितना आ जाएगा, 3 लेमडा आ जाएगा, 3 लेमडा आंसर हो जाएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है अपने को, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच में हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है m इक्वल टू +1, और स्पिन क्वांटम नंबर, ये दोनों की वैल्यू फिक्स कर दी है। और क्रोमियम के लिए बोल रहा है, तो क्रोमियम के लिए भाई पहले छोटा सा एक काम कर लो, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, ठीक है, फिर 3p6, ठीक है। और अपने को पता है 4s में एक होता है और 3d में 5 होता है, तो 3d5, 4s1, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो रीजन है मैंने 4s बाद में क्यों लिखा है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में अगर देखते हैं तो एनर्जी 4s की ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन भरने से पहले देखते हैं तो एनर्जी 4s की कम होती है, इसलिए उसमें पहले भरा जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, समय के साथ आ जाएंगे आपको भी। चलिए अब उसने बोला है कि m का वैल्यू +1। अब देखो हमें पता है m कहाँ से कहाँ होता है, -L2 + L। तो अगर m का वैल्यू +1 आ रहा है, दैट मीन्स वो s सब शेल तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले s को काटा मार दो, ये हो नहीं सकते, ठीक है। s को हटा दो, बचा कितना, 2p, यहाँ पे 6 है, 2p, 3p और 3d, ओके। अब पूछा तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं जो m का वैल्यू +1 हो, तो m का वैल्यू ऑब्वियसली एक p में तो होगा, यहाँ पे देखो दो, 3p है, तीनों के तीनों भरे, राइट। फिर यहाँ पे भी सेम यही है, यही केस है। और यहाँ पे d देखो, d का 5 होता है, अपने को पता है, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब देखो हमें पता है, इसका मान लो +1, इसका मान लो 0, इसका मान लो -1, इसने बोला है +1 वाला मतलब ये, तो इसमें से प्लस हाफ और माइनस हाफ, एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा, सॉरी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये दो तो फिक्स है, होंगे ही होंगे। तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, दो। क्यों, क्योंकि इन सबको मैं उसने -1 माइनस हाफ बोला ना, तो इन सबको मैं प्लस हाफ ले लेता हूँ, सबकी स्पिन अगर प्लस हाफ ले लेता हूँ तो ये वाले काउंट नहीं होगा ना। तो मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू +1 हो और स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ हो, तो वो कितना हो जाएगा, 2। अब मैक्सिमम पे बात करते हैं, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मान लो इनमें भी जो है अपने पास, ये मान लो +2 +1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख रहा हूँ, फिर अपने पास मान लो 0 -1 -2, तो हम कौन सा चेक करने वाले हैं, हमें तो चाहिए +1 वाला। तो ये +1 वाला मान लेते हैं, ये प्लस हाफ की जगह माइनस हाफ में हो जाता है, अगर ये माइनस हाफ में होता तो अपने पास ये भी काउंट हो जाता ना, तो मिनिमम मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 3, तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 2, ठीक है, ओके क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एक्चुअली क्या ना, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो बाकी के 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10, आई थिंक 10 ही है, ठीक है। तो बाकी इसके लेवल 2 के 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आप बताना कैसा, आपको कुछ पॉइंट समझ आया नहीं आया? देखो, मेरे लिए आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आपको कर ही लेंगे। तो मैक्सिमम मेजोरिटी क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करी है, ज्यादा से ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट पे टाइम दिया है रेदर देन आंसरिंग। ठीक है, सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कुछ बुक्स वगैरह में इधर उधर, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, उस पे फोकस करो। जो मैंने बताया कि इस तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन और पूछ सकता है, छोटी मोटी बातें और है, वो बातों पे फोकस करना। ठीक है, वो बातें इंपॉर्टेंट है, और बाकी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और आंसर तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आए तो आप मेरे से पूछ लेना, लोग आंसर डिस्कस कर लेंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, और आंसर की और कुछ छोटे मोटे हिंट तो रहते ही हैं, और बुक जो आपकी एनर्स थी उसमें, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। बट मेरा ये था कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ से हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उस पर फोकस किए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।